काम करते हैं। क्या फायदा होता है इनको वो आपको समझाएंगे। उससे पहले रेकी को समझ लेते हैं। रेकी बेसिकली क्या है? रेकी एक यूनिवर्सल ऊर्जा है, यूनिवर्सल एनर्जी है जो चारों तरफ मौजूद है। ये रेकी जो है एक जापानी वर्ड है। रे का मतलब होता है सर्वव्यापी, यूनिवर्सली अवेलेबल, तो चारों तरफ है। हर पौधे के अंदर, हर जानवर के अंदर, इंसान के अंदर, सभी के अंदर ये ऊर्जा है। उसी की वजह से सब लोग चल रहे हैं, एक मूवमेंट है। और की का मतलब होता है लाइफ एनर्जी, सर्वव्यापी लाइफ एनर्जी, अनलिमिटेड है, फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक है। चाइना में इस एनर्जी को ची के नाम से जाना जाता है और इंडिया में इसको प्राण शक्ति कहा जाता है। भारतवर्ष में इसको प्राण शक्ति और शिव शक्ति भी कहा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये जापानी वर्ड है तो जापान ने इसको इजाद किया। ये आदिकाल से इस एनर्जी का हम प्रयोग करते आ रहे हैं। हमारे जो साधु संत रहे हैं वो इस हीलिंग का, इस पद्धति का प्रयोग करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है और वो किसी बात पर रो रहा होता है, उसकी मदर अगर उसको प्यार से उसके माथे पे हाथ फेर देती है, उसको टच करती है या कमर पर अच्छे से टच करती है, तो बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। वो भी एक हीलिंग का ही नमूना है, एक स्पर्श थेरेपी का ही नमूना है, जो कि रेकी में कवर होता है। ठीक वैसे ही जो साधु संत होते थे उनके पास जब हम जाते थे तो वो देखकर बता देते थे, अभी भी बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है अगले 6 महीने में। वो कुछ नहीं, वो हमारे ऑरा को रीड करते हैं और हमको बता देते हैं। ठीक वैसे ही राइट हैंड को आपने आपने देखा होगा कि लोग इस्तेमाल करते हैं आशीर्वाद देने में। आशीर्वाद और कुछ नहीं है, एक तरह की आपको इंटेंशन, आपको एक भावना दी जाती है और उसी को हम हीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। वो भी रेकी का एक नमूना है। तो रेकी कोई धर्म नहीं है, रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है। बस हमको इसको कैसे प्रयोग करना है वो सीखना आना चाहिए, जिसके बारे में हम इस पे आज चर्चा करेंगे। जो भी हमारे पास समय है, जितना हम बेस्ट इसमें समझा सकते हैं, प्रयोग करा करके आपको फील करा सकते हैं, वो हम आज आपके साथ कोशिश करेंगे। बस आपको क्या करना है कि आप बने रहें और ओपन माइंड से बैठें, कुछ सीखने के भाव से बैठें। हो सकता है कि आपको बहुत कुछ जानकारी हो, फिर भी मैं कहूंगा कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अवश्य ही सीखने को मिलेगा अगर आप सीखने के भाव से बैठे हैं तो। ठीक है, तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे एक बार यस लिख के भेजें, जिससे मुझे पता चले कि आप रेडी हैं इस चीज के लिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ग्रेट। ठीक है, तो रेकी बेसिकली जैसा मैंने बताया सिर्फ एक यूनिवर्सल एनर्जी है, कोई धर्म नहीं है। इसी को किसी पर्टिकुलर धर्म के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, कोई सम्मोहन विद्या नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, यूनिवर्सल एनर्जी है। इसको जो इजाद किया था वो किया था डॉक्टर मिकाओ उसेई ने। इजाद किया था का मतलब क्या है? भारतवर्ष में तो आदिकाल से गौतम बुद्ध जी इसका प्रयोग करते थे, जीसस इसका प्रयोग करते थे, और भी काफी संत इसका प्रयोग करते थे। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि इस पद्धति को गुप्त रखा गया, काफी कम लोग इसको जानते थे और समय के साथ साथ यह विधि लुप्त होती गई। लेकिन 15 अगस्त 1865 को डॉक्टर मिकाओ उसेई का जन्म हुआ जापान में, और ये बाइबल पढ़ाते थे। एक यूनिवर्सिटी में बाइबल पढ़ाते थे। एक बार अपना लेक्चर ले रहे थे तो वहां पर किसी स्टूडेंट ने इनसे पूछा कि बाइबल में तो लिखा है कि जीसस जो है अपने स्पर्श हाथ को किसी के ऊपर रख देते थे तो वो ठीक हो जाता था, क्या यह सही है? तो इस पर इन्होंने कहा कि हाँ यह सही है। तो स्टूडेंट ने पूछा कि अगर यह सही है तो इस पद्धति को हमें भी सिखाइए और हम भी इसको सीखना चाहते हैं। तो लेकिन उस समय तक डॉक्टर मिकाओ उसेई को खुद नहीं पता था कि इस टेक्निक का यूज कैसे किया जाता है। इस बात से इनको बड़ा धक्का लगा कि मेरा आधा जीवन बीत चुका है और मुझे टेक्निक नहीं आती है। उन्होंने इसको सीरियसली लिया, उन्होंने अपने प्रोफेसर पद से रिजाइन किया और इसको सीखने के लिए सबसे पहले शोध किया, एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े, वहां से कुछ नहीं मिला, भारत आए। इसके बाद भारत में कई जगह पर दौरा किया, बिहार में गए, उत्तर प्रदेश में आए, गौतम बुद्ध जन्मस्थली पर गए, कुछ नहीं मिला। जापान, इसके बाद तिब्बत में गए, वहां पर भी बहुत कुछ नहीं मिला। लोगों ने इनको
आश्वासन दिया कि ऐसा होता है, बट कोई इनको अच्छे से सिखा नहीं पाया। उसके बाद में चाइना भी गए, वहां पर भी कुछ बहुत इनको कह सकते हैं कि हाथ नहीं लगा। तो उन्होंने 1922 को डिसाइड किया कि साधना करके ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक कोरामा करके एक पहाड़ी है जो क्योटो जापान में ही है, वहां पर चले गए। और जाते हुए अपने किसी साथी को बोला कि अगर मैं 21 दिनों में नीचे ना आऊं तो आप ऊपर आकर मेरा सबका जो दाह संस्कार जो भी है अंतिम संस्कार मेरा कर दीजिएगा। तो ऐसा कहकर ये चले गए। वहां पर इन्होंने 21 दिन वहां पर साधना की, क्योंकि उस समय पर कोई घड़ी या कैलेंडर नहीं होते थे। इन्होंने क्या किया कि 21 पत्थर अपने साथ में रखे, और जैसे ही एक दिन पूरा होता एक पत्थर को पहाड़ी से नीचे फेंक देते। ऐसे करके जब सारे पत्थर समाप्त होने लगे, 18-19 पत्थर समाप्त हो गए थे, तो इन्हें बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मैंने इतना दिन कर लिया है, 2-3 दिन और करके ही मैं नीचे उतरूंगा। 21वें दिन जब इन्होंने ध्यान के बाद उस पत्थर को फेंकने के लिए हाथ उठाया, आंखें खोली, तो देखा कि एक ब्रह्मांड की तरफ से एक लाइट इनकी थर्ड आई की तरफ बढ़ रही है। तो पहले तो ये डर गए उसे देखकर, बट फिर भी क्योंकि साधना में थे, इन्होंने आंखें बंद करके उसको रिसीव करने का निर्णय लिया। उस एनर्जी को इन्होंने अपने ऊपर रिसीव किया, और उसके बाद ये तंद्रा में चले गए। इनके अंदर बदलाव को ये फील कर पा रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली बयान नहीं कर पाते थे कि क्या हुआ था। बट जब वो प्रोसेस पूरा हुआ, इनको लगा कि कुछ तो हुआ है और मेरी साधना सफल हो गई है, तो ये खुशी के मारे जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे। इस जल्दबाजी में इनका पैर जो है वो एक पहाड़ी में पत्थर में लगा, और इनके अंगूठे से खून बहने लगा। और जैसा कि होता है कि चोट लग जाती तो हमारा हाथ उस चोट वाले स्थान पर जाता है। जैसे ही हाथ वहां पर इन्होंने रखा अंगूठे पर, ब्लीडिंग रुक गई तुरंत, और जो घाव था वो भी भर गया। तो ये इनके जीवन में पहला चमत्कार था। इसके बाद और आगे बढ़े। 21 दिन बाद इनको बहुत भूख लग रही थी, रेस्टोरेंट नीचे था। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठे तो जो रेस्टोरेंट ओनर थे उन्होंने कहा कि आप साधना से आ रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, मैं आपके लिए हल्का कुछ खाना देता हूँ जिससे कि आप उसको डाइजेस्ट कर सकें। इन्होंने कहा नहीं, जो भी आपके पास है आप मुझे दे दीजिए, मुझे भूख लग रही है। इन्होंने खूब अच्छे से खाना खाया और उसको पचाया, कोई इनको तकलीफ नहीं हुई। ये दूसरा चमत्कार था। तीसरा चमत्कार, जब वो खाना खा के हटे तो देखा जो रेस्टोरेंट ओनर है उनकी जो पोती है, उनके उसके दांत में बहुत दर्द था और स्वेलिंग हो रही थी दाढ़ में। तो इन्होंने उस बच्ची के दाढ़ पर हाथ रखा तो देखा कि वो स्वेलिंग और दर्द दोनों समाप्त हो गए। ये इनके जीवन में तीसरी घटना थी, चमत्कारिक, जहां से इनको भरोसा हुआ कि मेरे अंदर वो जिस चीज के लिए मैं पहाड़ी पर गया था वो मेरे अंदर आ चुकी है। इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं इसको लोगों को सिखाऊंगा। ये अपने एक मित्र, जो इनके एक मित्र थे वो किसी आश्रम में रहते थे, वहां पर गए। वहां पर लोगों की इन्होंने सेवा की, उनको हील किया। इनफैक्ट वहां के जो गुरुजी थे काफी ओल्ड थे, उनको हील किया। और यहाँ वहां से इन्होंने एक क्या कह सकते हैं कि अपने सफर की शुरुआत की। काफी जो गरीब लोग होते थे उनको इन्होंने मदद की। लेकिन जब मदद कर रहे थे तो ये देखते थे कि लोग ठीक होते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से उनके पास में वही पैटर्न आ जाते थे। तो इनको समझ में आया, जब उस पर रिसर्च किया, कि लोगों को हीलिंग के बारे में इन्होंने फिर दो नियम बनाए। एक तो बिना मांगे किसी को रेकी नहीं देना है, और दूसरा कि जिस किसी को भी रेकी देना है उसके साथ में कुछ एक्सचेंज करना है, चाहे वो एनर्जी एक्सचेंज करना हो या कुछ उससे कहना हो कि भैया इसको खिला देना, पर बिना कुछ एक्सचेंज किए रेकी को नहीं देना है। इस तरीके से इनके दो नियम बनाए। इस एनर्जी को, रेकी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने आगे रेकी मास्टर बनाया डॉक्टर चुजारो हसाई को 1924 में, जिन्होंने आगे फिर मैडम टकाटा हवायो को 1935 में रेकी मास्टर बनाया। मैडम टकाटा हवायो ने इसको फिर बहुत मास लेवल पर अमेरिका में और कई जगह पर इसको फैलाया, और आज यह पद्धति पूरे भारतवर्ष में मोस्ट पॉपुलर अल्टरनेटिव हीलिंग के नाम पर जानी जाती है। जापान में, अमेरिका में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, इंडिया में भी काफी टाइम से, ऑलमोस्ट करीब पिछले 22 सालों से यह काफी पॉपुलर है। अब बात करते हैं कि यह काम कैसे करती है। एनर्जी बॉडी क्या है, जो मैंने आपको शुरुआत में बात की थी।
आप में से काफी लोग शायद जानते हो या ना जानते हो, हमारी बॉडी में कह सकते हैं कि 5 शरीर होते हैं, 5 लेयर होती हैं मुख्य। पहला होता है अन्नमय कोश, जिसको आप टच कर सकते हैं, उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं या फिजिकल बॉडी कहते हैं। उसके बाद एक लेयर और होती है, उसको हम प्राणमय कोश कहते हैं या एनर्जी बॉडी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे जितने भी चक्रास होते हैं, जो आपने आज तक सुने होंगे कि 114 चक्रास होते हैं, 72,000 नाड़ियां होती हैं, ये सारी के सारी हमारे प्राणमय कोश में होते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि इतने चक्रास होते हैं, बट आप जब एमआरआई कराएंगे या एक्सरे कराएंगे शरीर का, तो कहीं आपको चक्रा नहीं दिखेंगे। दैट मीन्स ये हमारे सूक्ष्म शरीर में है, हमारे प्राणमय कोश में है। ठीक है। इसके ऊपर होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी कि मेंटल बॉडी, यानी कि जहां पर हमारे विचार चलते हैं। उसके ऊपर विज्ञानमय कोश, जो और गहरे तल का होता है, जिसको कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। पिछले जन्मों के संस्कार इस कोश में होते हैं, जो पिछले जन्म से हम लेकर आते हैं। और उसके ऊपर होता है आनंदमय कोश, इसको हम सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जो बहुत गहरी, कितना गहरी अवस्था में होता है। और ये 5 लेयर मुख्य होती हैं। इसको और इस तरीके से समझ सकते हैं, एक बार एक ओवरव्यू। आनंदमय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश यानी कि एनर्जी बॉडी, जिसमें हमारे चक्रास होते हैं, जिसमें हमारी नाड़ीज होती हैं। मनोमय कोश कॉन्शियस माइंड या माइंड बॉडी। उसके बाद विज्ञानमय कोश सबकॉन्शियस माइंड, एंड आनंदमय कोश सुपर कॉन्शियस माइंड। ये जो 3 बीच के पार्ट हैं, एनर्जी बॉडी से लेकर यहाँ तक आप जो देख रहे हैं सबकॉन्शियस तक, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब भी कोई हमारे अंदर, विशेषकर जैसे बात करें मनोमय कोश की, जब भी कोई हमारे अंदर थॉट आता है, पॉजिटिव थॉट आया, तो हमारी एनर्जी हाई होती है। अगर एनर्जी हमारी हाई होती है तो हमारी फिजिकल बॉडी भी हेल्दी रहती है। लेकिन इसके उलट हमारे मनोमय कोश में अगर हम लगातार नेगेटिव सोचते रहते हैं, लगातार हम डिप्रेसिव थॉट में रहते हैं, लगातार कुछ बुरा सोचते रहते हैं, जैसे ही हमारे थॉट आते हैं वैसी ही हमारी एनर्जी बॉडी हो जाती है, यानी कि हमारी एनर्जी डाउन रहती है। हम हमारा कुछ काम करने को मन नहीं करता है, हमें लगता है कि क्यों, क्या ऐसे चलता रहता है। और उसका असर क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनकी भी एनर्जी लो हो जाती है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में कोई बीमारी जनरेट होने लगती है। जैसे कि जितने भी आपने बीमारी सुनी है, जो कि बीमारियां नहीं है, जैसे कि शुगर है, बीपी है, ये सारे के सारे सिर्फ एक इंडिकेशन होते हैं, बट वो हमारे फिजिकल बॉडी में बिकॉज ऑफ लो एनर्जी, बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स, ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट होने लगते हैं हमारे फिजिकल बॉडी में। अगर हम ये जानना सीख जाएं कि एनर्जी हमारी कब अप हो रही है, कब डाउन हो रही है, या अभी हाई हो गई है या लो है या लगातार लो चल रही है, और उसको हम हाई करना सीख लें, तो हमारे फिजिकल बॉडी तक वो बीमारियां कभी नहीं पहुंचेंगी। यानी कि बीमार होने से पहले ही हम अपने आप को हेल्दी रखना सीख सकते हैं। बस क्या है, हमें थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ानी है। तो आज के सत्र में हम यही सीखेंगे कि हम कैसे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, कैसे अपने आप को एनर्जी को हाई करना सीखें, कैसे अपनी एनर्जी को अप करना सीखें, और कैसे अपने आप को बीमार होने से बचाएं। और अगर बीमार हो चुके हैं, अगर वो ऑलरेडी हो चुका है हमारे साथ, तो कैसे वापस हम उस ओरिजिनल स्टेट में पहुंचे, हेल्दी स्टेट में पहुंचे। ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं इसके लिए। 72,000 नाड़ियां मैं आपको बता ही चुका हूं, हमारे शरीर में होती हैं, सूक्ष्म शरीर में होती हैं, जो कहीं आपको एक्सरे से नहीं दिखेंगी, जिसके अंदर एनर्जी फ्लो होती है, और 114 चक्रास होते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा शरीर होता है। इस विशेषकर जो हमारा एनर्जी बॉडी है, वो इस तरीके से होती है, जिसके अंदर यहां से लेकर ये क्राउन चक्र है और रूट चक्र तक, बीच में कह सकते हैं, और एक दोनों तरफ, ये हमारी मुख्य नाड़ीज हैं। 3 नाड़ियां होती हैं मुख्य, सुषुम्ना नाड़ी, इडा एंड पिंगला। ठीक है। ये एक तरीके से एनर्जी फ्लो का काम करती हैं। और जो चक्र हैं, जिसको आप चक्रास की फॉर्म में देख रहे हैं, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। एक एक चक्र के साथ करीब 11,000 नाड़ियां जुड़ी होती हैं। यानी कि कॉस्मिक से, ब्रह्मांड से हमको एनर्जी आती है, इन नाड़ीज के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फ्लो होती है, और वहां से फिर और छोटे छोटे पार्ट में जाती है,
नाडीज के माध्यम से, चक्रास के माध्यम से पहले सुषुम्ना से नीचे तक जाती है, फिर बाकी छोटी छोटी नाडीज के माध्यम से पूरे शरीर में वो फ्लो होती है। इसको ठीक ऐसे समझ लीजिए कि जैसे भारतवर्ष में रेलवे ट्रैक फैला हुआ है, सामान ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे ट्रैक के माध्यम से, और उसके बाद में ट्रेन जहां रेलवे स्टेशन पर रुकती है वहां से पूरे शहर को वो सप्लाई होता है। ठीक वैसे ही एनर्जी सुषुम्ना के माध्यम से, इड़ा के माध्यम से पूरे शरीर में फ्लो होती है। फिर वहां से जो चक्रास हैं, वो चक्रास पूरी बॉडी में बाकी जो कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी देते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। और चक्रास एक व्हील की तरह होता है जो घूमते रहते हैं और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी कारण से कोई चक्रा ब्लॉक हो जाता है या ज्यादा घूमता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, कम घूमता है, तो दैट मीन्स वो चक्रा जो एनर्जी उसको पहुंचानी थी वो नहीं पहुंचाता है पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, और हमको प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। जैसे मैं बात करूं थ्रोट चक्र की, अगर थ्रोट चक्र आपका एक्टिव नहीं है तो चांसेस है कि आपका थायराइड या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आपको ईएनटी की समस्या हो जाएगी। आपका हार्ट चक्र अगर प्रॉपर एक्टिवेट नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं आपका बीपी बढ़ेगा, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक वैसे ही रूट चक्र आपका एक्टिव नहीं है तो आपको स्टेबिलिटी की समस्या बनी रहेगी, आपके अंदर बोन्स की समस्या हो जाएगी, आपके अंदर ब्लड की समस्या हो जाएगी। तो हर चक्र का एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स हमको होने लगती है। तो इसलिए जरूरी है इन चक्रास को समझना। एक एक चक्र हमारा, एक एक जो हमारी इंपोर्टेंट ग्लैंड्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। जैसे रूट चक्र एड्रेनल ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है, क्राउन चक्र पिनियल के साथ कनेक्टेड है, थर्ड आई पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ कनेक्टेड है। ग्रंथि के बाद में जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के बाद में फिर फिजिकल बॉडी को हम देख सकते हैं, यहाँ तक कि ग्लैंड्स को जो हमारे डॉक्टर हैं वो मानते हैं। और ग्लैंड से आगे जो केमिकल जो रिसीव होता है, जो अच्छे हार्मोन्स हमको मिलते हैं या बुरे हार्मोन्स हमको मिलते हैं, उनको डॉक्टरी भाषा समझती है। बट उससे पहले चक्रास नाड़ी ये सूक्ष्म शरीर में होता है, ये डॉक्टर अभी इस तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो हर चीज कनेक्टेड है हमारे। कुछ इस तरीके से हमारे चक्रास होते हैं। रूट चक्र नीचे की तरफ खुलता है, क्राउन चक्र ऊपर की तरफ खुलता है, बाकी जितने 5 चक्रास हैं वो आगे और पीछे, फ्रंट एंड बैक में हमारे चक्रास खुलते हैं। इसके बारे में और डिटेल में कुलदीप जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं। एक एक चक्र हमारा एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, आपने सुना होगा। जैसे कि हमारा रूट चक्र अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारा सेक्ट्रल चक्र वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सोलर प्लेक्सस फायर को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट चक्र एयर को रिप्रेजेंट करता है, एंड थ्रोट चक्र ईथर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक एक चक्र जैसे ही बैलेंस होता है, दैट मीन्स हमारे अगर ये पांचों चक्र हमारे बैलेंस हैं, दैट मीन्स हमारे पांचों तत्व बैलेंस है और हमको कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से हर चक्र हमारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर हम जाते हैं कभी कभी ज्योतिषों के पास, वो कहते हैं कि आपका बुध वीक चल रहा है, आपका ये वीक चल रहा है। दैट मीन्स हमारा पर्टिकुलर वो जो चक्र है जिसके साथ वो ग्रह एसोसिएटेड है वो आपका वीक है, वो या तो ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, वो बैलेंस नहीं है। तो उसको बैलेंस करना हम सीख सकते हैं रेकी के माध्यम से, जिसके बारे में आज हम प्रयोग करेंगे। अल्टीमेट जो रेकी या चक्रास का जो कह सकते हैं कि जो रिजल्ट होता है वो होता है ऑरा। ऑरा क्या होता है? ऑरा, इसको आभामंडल हिंदी में कहते हैं, और हमारे शरीर के चारों तरफ एक सराउंडिंग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है, एक प्रभाव रहता है। जितना ज्यादा हमारे चक्रास बैलेंस होंगे उतना ही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है। हमारा प्रभाव कह सकते हैं कि जैसे होता है ना साधु संत, आप किसी अच्छे आश्रम में जाइए, किसी अच्छे मंदिर में जाइए, वहां पर आपको जाने से पहले, घुसने से पहले ही अच्छी वाइब्स आपको मिलने लगती हैं। दैट मीन्स उस जगह का, उस व्यक्ति विशेष का ऑरा पॉजिटिव है और वो आपको एक शांति प्रदान कर रहा है। ठीक इसके उलट भी होता है। कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पर जाते ही आपको ऐसा मन करता है कि यहाँ से भागो, कुछ जगह ऐसी होती है कि यहाँ से भागो। ठीक है, तो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं, उनके पास आपको मन करेगा कि यहाँ से भागो। दैट मीन्स उनका जो ऑरा है वो बहुत नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव हो, भले ही आप किसी फील्ड में हो, आप सेल्स में हैं, आप चाहते हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाएं तो वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपसे इम्प्रेस्ड हो,
तो आपको सिंपली आध्यात्मिक भाषा में मैं कहूंगा कि आपको अपने ऑरा को सुधारना है। आप जैसे ही ऑरा आप अपना सुधारेंगे, वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, आपके साथ बैठना चाहेगा, आपकी सुनना चाहेगा, और आपके साथ बिजनेस भी एसोसिएट होना चाहेगा। तो इसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ हीलिंग में, आप प्रोफेशनल लाइफ में, आप पर्सनल लाइफ में। हर कोई आपके साथ चाहेगा कि आपके साथ दोस्ती रहे, उसके लिए भी ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरा अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको कैसे रीड करना है डेफिनेटली उसकी भी हम वर्कशॉप लेंगे, उसमें भी आपको कहते हैं मौका हमें मिलेगा आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। ठीक है, और उसको समझेंगे साथ में। जैसा कलर होता, जितना लाइट ऑरा होता है, जितने लाइट कलर्स का ऑरा होता है, उतना ही माना जाता है कि व्यक्ति का ऑरा अच्छा है। जितना डार्क कलर होते हैं, काला रंग है, दैट मीन्स उसके ऊपर कुछ नेगेटिविटी का प्रभाव है। तो ये बहुत चीजें हैं जो कभी और का अलग से सब्जेक्ट लेंगे 1-2 घंटे का, उसमें आपके साथ समझेंगे। बट अल्टीमेटली रेकी के साथ में हम इस ऑरा को पॉजिटिव कर सकते हैं। और आजकल ऐसी मशीन आ चुकी हैं, कैमरे आ चुके हैं, जो आपके ऑरा को साइंटिफिकली लेते हैं। और डॉक्टर्स, यहाँ तक कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में इसका एक अलग से डिपार्टमेंट है। जो व्यक्ति रेकी अपनी करवाना चाहते हैं, ऑरा अपना फोटो करवाना चाहते हैं, वो पहले फोटोग्राफ भी कराते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से भी ट्रीटमेंट करते हैं, और दोनों की मदद से वहां पर ट्रीटमेंट होता है। यहाँ तक कि मोदी जी ने इसके बारे में काफी अच्छा बोला है, ऑरा के बारे में, उन्होंने अपना ऑरा कभी कराया था। तो आज की डेट में साइंटिफिक हो चुका है। जब भी हम रेकी एनर्जी को रिसीव करने की बात करते हैं, तो करीब 24 पॉइंट हैं हमारे शरीर में, जिनके माध्यम से हम एनर्जी को रिसीव करते हैं। जैसे 2-3 पॉइंट में बताऊं, तो सबसे पहले हम अपने हाथों को अपने आंखों पर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद कानों पर रखते हैं, अपने जबड़ों पर रखते हैं। हम फील कर पाते हैं कि कुछ कुछ एनर्जी हमको मिल रही है। मैं 1-2 प्रयोग आपको भी छोटे 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 कराऊंगा। ठीक है, एक बार रेकी को और ऑरा को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रेकी एनर्जी को हम फील करते हैं कि रेकी एनर्जी, जब एनर्जी हमारे ऊपर कहते हैं ना अट्यूनमेंट होता है, या जब हम इसको जागृत करते हैं, तो हम फील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हाथों में हमारे जो राइट हैंड होता है, इससे हम जनरली देते हैं, ये रेकी को देने का काम करता है, एनर्जी को देने का, और ये लेफ्ट हैंड रिसीविंग का काम करता है। पर दोनों से हम रिसीव भी कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी लोग अगर कोई कैमरा ऑन कर सकें कंफर्टेबली, हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप एक्टिव हो रहे हैं और आपकी एनर्जी उस तक पहुंच रही है। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, अच्छे से रगड़िए। हाँ, लेकिन जो नहीं भी ऑन कर रहे हैं, फीडबैक आप अपनी चैट के माध्यम से दे सकते हैं, या अपना ऑडियो ऑन करके भी दे सकते हैं। जब आपको लगे हाथों में गर्माहट हो रही है, आप थोड़ा सा और तालियां बजा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों के सेंटर में इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत धीमे से, जैसे पहले मैं कहूंगा बहुत धीमे से, हाथों को थोड़ा सा दूर करें, थोड़ा सा। ठीक है, उंगलियां बंद रहें आपकी, और दोनों हथेलियां एक दूसरे की तरफ, आंखें बंद कर लें, और सारा ध्यान दोनों हथेलियों के बीच में रखें। और हथेलियों को थोड़ा सा आगे करें, पास में लाएं, और थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं। थोड़ा सा आगे लाएं और पीछे लाएं, और देखें हथेलियों में कुछ सेंसेशन, कुछ खिंचाव हो रहा है क्या। बहुत धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे। जब आपको फील होने लगे, तो आप चाहें तो हाथों को और फैला सकते हैं। ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके हाथों के बीच में कोई बॉल है, या कोई स्प्रिंग है। इसको हाथों को ऊपर नीचे करके, दाएं बाएं करके, दोनों हाथों के बीच में जो एनर्जी फील हो रही है, उसको आप फील कर सकते हैं। जिनको फील हो रही है, वो मुझे एक बार बता सकते हैं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपको लग रहा है।
आप इसके लिए चैट करके मतलब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, माइक ऑन करके बता सकते हैं, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ यहाँ तक का प्रयोग सफल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बीच में कोई चीज है, हवा का दबाव है जो फील कर रहे हैं, जो हवा प्रेस का कर। दबाव है या कोई बॉल है। जी जी, एक ठीक लगता है है। जैसे कुछ प्रेस कर रहे हैं हम लोग, है कुछ है, प्रेशर है वहाँ। हाँ, दैट मीन्स आपकी अवेयरनेस यहाँ से अभी जागृत हो रही है, आप अवेयर हो रहे हैं। इसी एनर्जी को जब हम अपने ऊपर या किसी और के ऊपर प्रयोग करते हैं तो ये हमको हील करता है, जिस भी इंटेंशन के साथ हम यूज करते हैं। इसका एक छोटा सा मैं प्रयोग कराऊंगा, और उसके बाद मैं कुलदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चक्रास को के बारे में बताएं और साथ में एक रेकी का प्रयोग कराएं। आपने जैसे ये हाथ रगड़े हैं, इसको फिर से एक बार ऐसा कर लें। ठीक है। और उसके बाद आंखों पर, हथेलियां सेंटर जो है, हथेली जो पार्ट होता है मेन, वो अपनी आंखों पर रखें। आंखों से फिर कनपट्टी पर रखें, दोनों कानों के और आंखों के बीच में। अब देखें आपके हाथों से कुछ गर्माहट निकल के कुछ, कैसा क्या लग रहा है आपकी कनपट्टी पे, कैसा फील हो रहा है? कंपन सा हो। कंपन सा फील हो रहा है, डेफिनेटली। जब एनर्जी का फ्लो होता है तो हमें गर्माहट या कुछ वाइब्रेशन ऐसा फील होने लगता है। तो ये सिर्फ एक अभी अवेयरनेस है आपका। इसको जब हम एक पूरा सीख करके अपने ऊपर प्रयोग करते हैं तो हम डॉक्टर्स को जाने का खर्चा और वो सब चीजें बचा लेते हैं। रोज रोज जो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो छोटी छोटी बीमारियां जिनको हम बीमारियां कहते हैं, बीमारियां हैं नहीं, उन चीजों को हम खुद हील करने लगते हैं। जो हमारी बॉडी की जो नेचुरल आदत रही है, जैसे कि डॉक्टर्स को के पास जाना किसने सीखा? हमने सीखा। किसी जानवर को आप नहीं देखते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाता है। जानवर की सेल्फ अवेयरनेस इतनी होती है कि भूकंप आता है उससे पहले उनको पता चल जाता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। बट इंसान एक बटन ढूंढता है, एक एक शॉर्टकट ढूंढता है और वो डॉक्टर के पास भागता है। ठीक है। तो यहाँ से हम उस चीज को, जो हमारे अंदर नेचुरली है, एबिलिटी है, उसको हम सीखते हैं। हमारे अंदर डर कम होता है, हमारा साहस, हमारा ऊपर वाले पर भरोसा बढ़ता है, अपने ऊपर भरोसा पड़ता है, हमारे पूरे दिन की एनर्जी का लेवल जो है हमारा बढ़ा रहता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट बढ़ जाता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, स्ट्रेस जिसे कहते हैं वो खत्म हो जाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, क्लियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ चक्रास हम खुद करना सीख जाते हैं। अपने अपने आप को एनर्जी लेवल पर हील करना सीख जाते हैं। हमको बीमारियां नहीं होती हैं, जो क्रोनिक पेन्स होते हैं वो हमको नहीं होते हैं, उसको हील करना सीख जाते हैं। पीस ऑफ माइंड बढ़ जाती है, हमारी बॉडी हमारी काम रहती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है हमारी। और सबसे बेस्ट पार्ट है, अपनों को, जो भी हमारे अपने हैं जिनको हम अपना कहते हैं, उनके लिए हम एक गिफ्ट बन जाते हैं। जब चाहे उनको हम हील कर सकते हैं, उनके सर में दर्द है हम उनको ठीक कर सकते हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम हील कर सकते हैं, जो प्लांट हमारे हैं उनको हम हील कर सकते हैं, और इस मदर अर्थ को हम हील करना सीख जाते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज, किसको कोई भी सीख सकता है, कोई एज बार नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कुछ